हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मेराकी यूट्यूब। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जून 2019 के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस, जिनको हम सॉल्व करेंगे, उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन देखेंगे और साथ ही साथ एनालाइज करेंगे कि कौन से यूनिट में से कितने क्वेश्चंस पूछे गए। तो जैसे कि आपको पता ही है कि जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। उसको डायरेक्शन देते हैं, हमारे प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करते हैं कि कौन से यूनिट पे हमें फोकस करना है और कौन से यूनिट के किस टॉपिक पे हमें फोकस करना है, कितना फोकस करना है और किस तरीके के क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहता है। तो उस सबको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से करें। और यही नहीं, क्वेश्चंस कई बार रिपीट भी होते हैं, ये हमने देखा है नेट के एग्जाम में। तो दिसंबर 2019 के सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं, उसका एनालिसिस भी कर चुके हैं, आपको काफ़ी पसंद आया और आप लोगों ने इसलिए रिक्वेस्ट करी कि मैम और कुछ सालों के पेपर्स करवाइए। इसी पर्पस के साथ ये वीडियो सीरीज आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। आपको कैसे लगे आप लास्ट में पूरी देखने के बाद फीडबैक शेयर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस करेंगे ऑफ पेपर 2, दैट इज द सब्जेक्ट पेपर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। So the first question for today is, which one of the following writers observed that if our civilization fails, it will be mainly because of a breakdown of administration? इनमें से कौन से राइटर ने ऐसा कहा कि अगर हमारी सिविलाइजेशन जो है वो फेल होती है तो उसका मेन कारण ये होगा कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं थी, उसका ब्रेकडाउन हो गया है। ऑप्शंस क्या है? 1 एल डी वाइट, 2 हेनरी फेयर, 3 अलेक्जेंडर पोप एंड 4th इज डब्ल्यू बी डॉनहम। क्वेश्चन कहाँ से है? क्वेश्चन इज फ्रॉम यूनिट 1, इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंड टॉपिक इज सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो एक तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन है, स्टेटमेंट पूछी है कि स्टेटमेंट किसने दी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी स्टेटमेंट्स होती हैं बुक में और क्वेश्चंस भी उनसे आते हैं, तो हमें इन्हें याद रखना है। अब याद या तो आप खुद सारी याद कर सकते हैं, वेल एंड गुड। नहीं कर सकते हैं तो हमें कोई ना कोई टेक्निक लगानी पड़ती है, कोई ट्रिक लगानी पड़ती है। और मैंने आपको कुछ वीडियोस पहले, जो 2019 का पेपर हम कर रहे थे, तो मैंने बताया था कि कोई ना कोई कीवर्ड को अगर आप रिलेट कर लेंगे तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं अपनी ट्रिक शेयर कर रही हूँ कि ये वाली जो स्टेटमेंट है मैंने कैसे याद कर रखी है। थोड़ी सी शायद आपको फनी भी लग सकती है, पर दिस इज माय वे। आपको अच्छा लगे तो अच्छी बात है, नहीं लगे तो आप अपना कोई टेक्निक लगा सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, इफ आवर सिविलाइजेशन फेल्स इट विल बी मेनली बिकॉज ऑफ अ ब्रेक डाउन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे ब्रेक डाउन की बात हो रही है, फेल होने की बात हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है। तो इसका आंसर मैं पहले बता देती हूँ, इसमें कोई कंसेप्ट वाली बात नहीं है। आंसर है ऑप्शन नंबर 4, डब्ल्यू बी डॉनहम। ठीक है, तो मैंने ये स्टेटमेंट कैसे याद कर रखी है? डॉन से, कि डॉन का काम का होता है तोड़ना फोड़ना का होता है। ठीक है, और डॉन फेल हुआ होगा, मतलब ऐसे सोचकर मैंने ये स्टेटमेंट याद की है। तो आपको थोड़ा फनी भी लग सकता है, पर ये टेक्निक मेरे लिए अब तक हमेशा काम की गई है, क्योंकि हमारा पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव है। तो हमें एक बेनिफिट है, एक जो एडवांटेज मिलता है कि हमें पूरी स्टेटमेंट याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको खाली आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है। आंसर आपके सामने ही पड़ा है इसमें से। ठीक है, तब क्योंकि स्टेटमेंट हमें दे रखी है, इफ आवर सिविलाइजेशन फेल्स इट विल बी मेनली बिकॉज ऑफ अ ब्रेकडाउन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन को तोड़ने का काम किसने किया? डॉन ने किया। ठीक है, तो मैंने ऐसे इसको याद कर रखा है। और अगर आप ऐसे एक बार रिलेट कर लेंगे तो अगली बार से कभी भी ये आपकी स्टेटमेंट आ गई तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आंसर क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो ये थी एक हमारी छोटी सी ट्रिक। Second is, who among the following said that hierarchy consists of universal application of superior subordinate relationship through a number of levels of responsibility reaching from top to bottom of the structure। अब यहाँ पे hierarchy की definition है और फिर से एक factual question है, यूनिट नंबर 1 से ही है, इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। टॉपिक इज प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की। तो अब हायरार्की की अगर आप देखेंगे बुक, जो सपोज लक्ष्मीकांत बुक अगर आप फॉलो कर रहे हैं या कोई और बुक फॉलो कर रहे हैं, तो टोटल 5 या 6 ही हैं। ठीक है, तो उसमें से भी आप कोई ना कोई ऐसे कनेक्शन बिठा सकते हैं। ऑप्शन क्या है? 1 लूथर गोलिक, 2 अर्ल लैथम, 3rd मैक्स वेबर एंड 4th इज एल डी वाइट। तो यहाँ पर आई एम टेलिंग द आंसर कि इसका आंसर है एल डी वाइट, ऑप्शन नंबर 4 एल डी वाइट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वहां पर अगर आप डेफिनेशन देखेंगे, पहली या दूसरी ही डेफिनेशन है।
तो आप उनको थोड़ा सा याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कैसे याद किया था, यूनिवर्सल एप्लीकेशन, यूनिवर्सल एप्लीकेशन के साथ कि वाइट जो है हर जगह होता है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे वैसे डायरेक्ट कोई मैं रिलेशन नहीं बिठा पाई जैसे मैंने डॉन वाले में बिठाया था, पर मुझे ये याद है कि यूनिवर्सल एप्लीकेशन है तो इसके बाद एल डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे कुछ भी आप लॉजिक लगाकर कोई भी कीवर्ड अपने हिसाब से आप फनी हो कोई भी हो किसी भी तरीके से लगा सकते हैं डेफिनेशंस को याद करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एल डिवाइड। Now the third question is given below are two statements labeled as assertion A and reason R. तो दो स्टेटमेंट है जिसमें से एक assertion है और एक reason है। Read the statements and select the correct answer from the codes given below. अब assertion वाली स्टेटमेंट क्या कहती है? Assertion is administrative questions are not political questions. तो ये कह रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे पॉलिटिकल क्वेश्चंस नहीं होते हैं। बट इसका मतलब क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस आर डिफरेंट फ्रॉम पॉलिटिकल क्वेश्चंस। रीजन क्या कह रहे हैं? द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज अ फील्ड ऑफ बिजनेस। क्यों क्या कह रहे हैं कि जो द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का फील्ड है वो बिजनेस के फील्ड की तरह है, वो एक बिजनेस ही है एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो अब हमें ये जो क्वेश्चन होते हैं बताना होता है कि दोनों सही है कि नहीं, और अगर दोनों सही है तो क्या जो आर है वो ए का सही कारण है, और अगर दोनों सही है तो ऐसा भी हो सकता है कि सही तो है पर ये जो है आर वो ए का कारण नहीं है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक सही है और एक गलत है। तो पहले हम देखते हैं कि स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस आर नॉट पॉलिटिकल क्वेश्चंस, कि एडमिनिस्ट्रेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो पॉलिटिकल की क्वेश्चन पॉलिटिक्स के क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। एंड सेकंड इज द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज अ फील्ड ऑफ बिजनेस, ये स्टेटमेंट भी हमारी ठीक है। अब क्या ये इसका कारण हो सकती है, देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन पॉलिटिकल क्वेश्चन इसलिए नहीं है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन एक बिजनेस है और पॉलिटिक्स बिजनेस नहीं होती है, तो इसलिए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन क्वेश्चंस पॉलिटिकल क्वेश्चंस नहीं है। तो क्या आपको ये रीजन सही लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। तो आपको ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब एक क्वेश्चन आया कहाँ से है? क्वेश्चन इज फ्रॉम यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड टॉपिक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग भी कह सकते हैं और एवोल्यूशन भी कह सकते हैं। बेसिकली जो स्टेटमेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस आर नॉट पॉलिटिकल क्वेश्चंस, बहुत फेमस स्टेटमेंट है वुड्रो विल्सन की। तो एज इट इज वुड्रो विल्सन की स्टेटमेंट दे रखी है जब वो बात करते हैं पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी की। पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी की उन्होंने बात की कि दोनों अलग अलग हैं, तो उन्होंने रिलेट किया एडमिनिस्ट्रेशन को बिजनेस के तरीके से, कहा एडमिनिस्ट्रेशन एक बिजनेस के तरीके से होनी चाहिए। तो अगर आपने सिलेबस पढ़ रखा है, कंटेक्स्ट पढ़ रखा है, तो आप स्टेटमेंट को देखकर समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आया है, और इसलिए मैंने कहा कि दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो सही हैं। राइट, तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। Now the next question is who defined span of control as the number and range of direct habitual communication contacts between the chief executive of an enterprise and his principal fellow officers। तो किसने span of control को ऐसे कहा कि ये क्या है? नंबर है और रेंज है डायरेक्ट हैबिचुअल कम्युनिकेशन। डायरेक्ट और हैबिचुअल मतलब जो रोज हो रही है कम्युनिकेशन किस किस के बीच में? चीफ, किसी एंटरप्राइज के चीफ एग्जीक्यूटिव के बीच में और उसके मेन ऑफिसर्स के बीच में। तो अब यहाँ पे मैं बता दूं फिर से एक डेफिनेशन है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब आप एक बार सिलेबस कर लेंगे तो स्पैन ऑफ कंट्रोल की हमारे बुक में एक ही डेफिनेशन दी गई है जो कि ये वाली है, और वो किसने दी है मैं आपको आंसर बता रही हूँ। पहले को ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शंस है 1 डेमोक एंड डेमोक, 2 एल डिवाइड, 3 विलोबी एंड 4th इज फिफ्नर। ठीक है, कहाँ से है क्वेश्चन? इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, टॉपिक इज प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें से प्रिंसिपल कौन सा पूछा है? स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब हमारी एक ही डेफिनेशन है इसकी जो मेन है, मतलब दी ही एक है बुक में, और वो है ये वाली डेफिनेशन जो कि दी है डेमोक एंड डेमोक ने। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो आपने बस इतना ही याद रखना है कि एक ही डेफिनेशन है, डेमोक एंड डेमोक ने दी है, और उसमें कुछ हैबिचुअल कम्युनिकेशन के नंबर और रेंज की बात हो रही है। इतना याद कर लिया तो आपकी डन हो गई। ठीक है, अब आपने जैसे क्वेश्चन कर लिया तो अब स्पैन ऑफ कंट्रोल की डेफिनेशन की टेंशन आपकी गई। Now next is which of the following are the parameters of the term globalization? तो ग्लोबलाइजेशन के पैरामीटर्स इनमें से कौन कौन से हैं? A. Reduction of trade barriers among nation states. B.
creation of environment conducive for free flow of capital among nation states. C. Creation of environment facilitating free flow of technology. And D. Restricting free movement of labor across the international borders. तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। तो हमें पता है ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि जब हम पूरे दुनिया को एक यूनिट की तरह देखते हैं, ठीक है, आपस में ट्रेड करते हैं, टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं, फ्री फ्लो हो रहा है, मतलब एक तरीके से आप समझ रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन ही हो रही है तभी आज हम यहाँ बैठे यूएसए की सर्विसेज ले सकते हैं, उनका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, वहाँ के ब्रांड्स यूज कर रहे हैं, यूरोप के जो चीजें हैं वो यहाँ मिलती हैं, यहाँ की चीजें बाहर मिल रही हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रहा है। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं कि अगर ग्लोबलाइजेशन होगी तो क्या रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर्स अमंग नेशन स्टेट्स होगा? यस, बैरियर्स हट जाते हैं ट्रेड में, तभी जो हमें एक दूसरे अलग अलग कंट्रीज के ब्रांड्स प्रोडक्ट्स एक ही जगह बैठ के मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेड बैरियर्स कम हो गए हैं। तो ये आपकी स्टेटमेंट सही है। क्रिएशन ऑफ एनवायरमेंट कंड्यूसिव फॉर फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल अमंग नेशन स्टेट्स, क्या कैपिटल का फ्री फ्लो हो रहा है? हाँ जी, बिल्कुल हो रहा है। सी इज क्रिएशन ऑफ एनवायरमेंट फैसिलिटेटिंग फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या टेक्नोलॉजी का फ्री फ्लो है? हाँ जी, बिल्कुल है। सारी टेक्नोलॉजी जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं इंडिया में तो नहीं बन रही है, ठीक है, तो अलग अलग कंट्रीज के बीच में एक फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। डी क्या है? रिस्ट्रिक्टिंग फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर्स, तो क्या इंटरनेशनल बॉर्डर्स के अक्रॉस लेबर का आना जाना मूवमेंट को हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं? नहीं, ग्लोबलाइजेशन में हम रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, उसको प्रमोट करते हैं। यहाँ के लोग जाके अलग अलग कंट्रीज में काम कर रहे हैं और कंट्रीज के लोग इंडिया आके काम कर रहे हैं, तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आपकी डी जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी और ए बी सी सही हो जाएंगी। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन कहाँ से है? अगेन यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, टॉपिक इज ग्लोबलाइजेशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज according to James Fessler, which of the following factor does not govern the issue of centralization versus decentralization? तो हमें centralization करनी है या decentralization करनी है, इस पे जेम्स फेसलर ने हमें 4 फैक्टर्स बताए जो कि ये डिसाइड करते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन होगी या सेंट्रलाइजेशन होगी। तो इनमें से कौन सा फैक्टर जो है वो गलत है? ठीक है, 1 फंक्शनल फैक्टर्स, 2 एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स, 3 फैक्टर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड 4th इज लीडरशिप फैक्टर्स। तो इसका क्वेश्चन कहाँ से है? यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, टॉपिक है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 लीडरशिप फैक्टर्स। मतलब ये डिसाइड नहीं करता है कि सेंट्रलाइजेशन होगी या डिसेंट्रलाइजेशन होगी। अब मैं आपको बाकी जो फैक्टर्स हैं उनका मतलब बता देती हूँ। फंक्शनल फैक्टर्स क्या होते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके के फंक्शंस कर रही है। अगर वो फंक्शंस ऐसे कर रही है जिसके अंदर यूनिफॉर्मिटी चाहिए, हर जगह समानता हो, तो सेंट्रलाइजेशन प्रमोट होगी। फॉर एग्जाम्पल डिफेंस, एक नेशन के अंदर डिफेंस सब जगह सेम होना चाहिए, तो वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन होगी। लेकिन अगर कोई फंक्शन ऐसा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है या कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो एक फंक्शन नहीं कर रही है, मल्टी फंक्शनल बॉडी है, तो वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन होगी। ठीक है, क्योंकि एक हेड जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो सारी टेक्नोलॉजी को खुद मैनेज नहीं कर सकता, तो उस केस में डिसेंट्रलाइजेशन होगी। सिमिलरली सेकंड आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। अब ये अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एज क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कितनी पुरानी है। अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा पुरानी है तो उसके लिए डिसेंट्रलाइजेशन करना ईजी होगा क्योंकि सारा कुछ ऑलरेडी सेट है। लेकिन अगर एक ऑर्गेनाइजेशन न्यू है तो वो स्टार्टिंग में सेंट्रलाइजेशन को प्रेफर करेगी। ऐसे ही अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी सारी पॉलिसीज स्टेबल हैं तो वो डिसेंट्रलाइजेशन कर सकती है। पर अगर अभी उसमें पॉलिसीज डिसाइड होनी है, चेंज होनी है, तो वो जो सेंट्रलाइजेशन है उसको प्रेफर करेगी। थर्ड इज फैक्टर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहने का मतलब क्या है कि अल्टीमेटली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसकी कोई भी डिसीजन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आती है? हेड ऑर्गेनाइजेशन, जो मेन ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो टॉप लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है। तो वो कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा पावर वो अपने पास रखे। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली वही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो अगर कोई क्रिटिकल डिसीजंस लेने होते हैं
तो वो अपने पास रखेगी, सेंट्रलाइजेशन करेगी। और अगर कोई रूटीन वर्क है, कोई आम वर्क है जिसमें ज़्यादा टेंशन वाला काम नहीं है, तो वो उसके अंदर वो डिसेंट्रलाइजेशन है जो वो कर सकती है। कहने का मतलब फैक्टर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसको प्रमोट करता है? ये प्रमोट करता है हमारा सेंट्रलाइजेशन को। ये प्रमोट किसको करेगा? फैक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करेगा और डिसेंट्रलाइजेशन को थोड़ा प्रमोट नहीं करेगा। लास्ट इज लीडरशिप फैक्टर्स। ये हमारे होते ही नहीं है, ये ऑप्शन उन्होंने नहीं दिया, तो जेम्स फेसलर ने जो लास्ट फैक्टर दिए थे वो थे एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोगों की पार्टिसिपेशन, पीपल्स पार्टिसिपेशन, या फिर प्रेशर फ्रॉम इंटरेस्ट ग्रुप्स। अगर कोई इंटरेस्ट ग्रुप से उनको कोई प्रेशर आ रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर डिपेंड करता है कि अगर लोग चाहते हैं उनकी पार्टिसिपेशन ज्यादा हो, ठीक है, तो उसके लिए हमें डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करना पड़ेगा। ठीक है, तो और अगर लोगों की पार्टिसिपेशन कम करनी है तो हमें सेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करना पड़ेगा। तो ये 4 फैक्टर्स हैं: फंक्शनल फैक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स, फैक्टर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो डिसाइड करते हैं कि सेंट्रलाइजेशन होगी या डिसेंट्रलाइजेशन होगी, कितनी सेंट्रलाइजेशन होगी या कितनी डिसेंट्रलाइजेशन होगी। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। एक तरफ आपको लिस्ट 1 में क्या है, डेफिनेशंस दे रखी हैं, और सेकंड आपको लिस्ट 2 में स्कॉलर्स दे रखे हैं। तो बेसिकली आपको डेफिनेशंस को मैच करना है उनके स्कॉलर्स के साथ। ठीक है जी। फिर से क्वेश्चन कहाँ से है? यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, टॉपिक है मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम पहले डेफिनेशंस पढ़ेंगे और इनमें की वर्ड्स आइडेंटिफाई करेंगे। नाउ लिस्ट 1 में फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज ऑफ मेन एंड मटेरियल्स टू अकम्प्लिश अ पर्पस। एक पर्पस को अकम्प्लिश करने के लिए यूज ऑफ मेन एंड मटेरियल्स। ठीक है। सेकेंड क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू अचीव डिजायर्ड एंड्स। फिर से ऑर्गेनाइजेशन भी है और डायरेक्शन भी है ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू अचीव डिजायर्ड एंड्स। तीसरा क्या कहता है? एडमिनिस्ट्रेशन इज अ टाइप ऑफ कोऑपरेटिव ह्यूमन एफर्ट। कोऑपरेटिव ह्यूमन एफर्ट जिसमें हाई डिग्री ऑफ रैशनैलिटी है। ठीक है। एंड फोर्थ क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू डू विद गेटिंग थिंग्स डन, कि काम होना चाहिए, काम करवाना है, विद द अकम्प्लिशमेंट ऑफ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। तो ये हमने कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं डेफिनेशन में। अब स्कॉलर्स को देखते हैं। फिफ्नर, सेकंड इज ड्वाइट वॉल्डो, थर्ड इज लूथर गुलिक एंड फोर्थ इज फेलिक्स एन नीग्रो। अब अगेन एक बार तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ इनको एसोसिएट करना पड़ेगा। ठीक है, कई बार फनी बन सकता है, कई बार आपको कुछ और लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं देखते हैं। आपको मैं पहले आंसर बता देती हूँ, कि फिर मैं बताऊंगी कि याद कैसे करना है। तो एडमिनिस्ट्रेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज ऑफ मेन एंड मटेरियल्स टू अकम्प्लिश अ पर्पस। ये जो फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट है, डेफिनेशन है, ये है फेलिक्स से नीग्रो की। सेकेंड इज एडमिनिस्ट्रेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू अचीव डिजायर्ड एंड्स। ये है हमारी फिफ्नर की। Next is administration is a type of cooperative human effort that is a high degree of rationality. ये है ड्वाइट वॉल्डो की। And fourth is administration has to do with getting things done with the accomplishment of defined objectives. ये है लूथर गुलिक की। ठीक है, अब मैंने ये क्वेश्चन किससे सॉल्व किया? देखिए, चारों की चारों मुझे स्टेटमेंट्स नहीं याद थी, मुझे इनमें से 2 स्टेटमेंट्स याद थी और उनके बेसिस पे मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहली क्या है? ड्वाइट वॉल्डो की। ड्वाइट वॉल्डो का नाम हम कहाँ सुनते हैं? हम जब न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, ठीक है, मीनो ब्रूक कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, तो हम ड्वाइट वॉल्डो का नाम सुनते हैं कि उन्होंने हेड किया। ठीक है, उन्होंने ही सारी जो मूवमेंट थी वो चलाई थी। तो अब उस मूवमेंट से मैंने याद कर रखा था कि जो ड्वाइट वॉल्डो है, ही इज वेरी रैशनल सोच है उनकी, और वो कॉपरेशन को ले इतने सारे जब यंग स्कॉलर्स को लेके चले, वो जब उन्होंने मीनो ब्रूक कॉन्फ्रेंस वगैरह करवाई, तो इसका मतलब वो कॉपरेशन की बात, कॉपरेशन को मानते हैं। मतलब बिना कॉपरेशन के वो एक मीटिंग ऐसे नहीं करवा सकते थे, एक न्यू मूवमेंट नहीं चला सकते थे। ये मतलब मैंने रिलेट किया है ऐसे। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को इसलिए मैंने ऐसे रिलेट कर लिया ड्वाइट वॉल्डो के साथ। एडमिनिस्ट्रेशन टाइप ऑफ अ
कोऑपरेटिव ह्यूमन एफर्ट दैट इज द हाई डिग्री ऑफ रैशनैलिटी। रैशनैलिटी की बहुत जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे मैंने रिलेट कर लिया इस डेफिनेशन को ड्वाइट वॉल्डो से। तो ये डेफिनेशन सॉर्टेड है। अब देखो सी का 2 मुझे कंफर्म है, तो ऑप्शंस में सी का 2 एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर 1। तो वैसे तो मेरा आंसर यहीं से हो गया। सेकंड मुझे याद है, एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू डू विद गेटिंग थिंग्स डन विद द अकम्प्लिशमेंट ऑफ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। लूथर गोलिक की स्टेटमेंट, गेटिंग थिंग्स डन, काम होना चाहिए कैसे मर्जी आप काम करवाइए, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो यही मैंने याद कर रखा था कि लूथर गुलिक जो है वो एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो उन्हें काम, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी थी, उन्हें काम करवाना आता था, प्लस उनका हमने पढ़ा है मिलिट्री एक्सपीरियंस था। तो मिलिट्री वाले लोग वैसे ही बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, काम कर जो कहा वो होना चाहिए, डिसिप्लिन होते हैं। तो ऐसे करके मैंने ये वाली जो स्टेटमेंट है वो याद कर रखी थी। तो इन दो स्टेटमेंट से ही आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब फिर भी हम कर ही रहे हैं तो आप याद कर लीजिए कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो फेलिक्स से नीग्रो ने दी है, और अगर डायरेक्शन की बात होती है तो वो फिफ्नर ने की है, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको सारे याद भी ना हो, अगर आपने मेहनत की है ना, तो कुछ ना कुछ आपका पेपर में आपको कोई ना कोई हिंट मिल ही जाता है। तो मुझे जैसे यहाँ पे दो स्टेटमेंट याद थी, एक से ही वैसे मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1, A4B1C2 and D3। So this is the correct answer. I hope ये help आपको करे जो trick है। Now next question is identify from the following the features of democratic style of leadership। अब style of leadership हमें पता है, ठीक है। तो यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, टॉपिक इज लीडरशिप। अब तीन तरीके के हमारे लीडरशिप स्टाइल होते हैं, एक होता है ऑटोक्रेटिक, एक होता है डेमोक्रेटिक, और एक हमारा होता है फ्री रेन, ठीक है। हमसे कौन सा पूछा है, डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। अब हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं। फर्स्ट इज अथॉरिटी टू इशू ऑर्डर्स टू द सबॉर्डिनेट्स एंड इम्पोज ऑन देम पनिशमेंट फॉर नॉन कंप्लायंस इज कंसंट्रेटेड इन द लीडर। कि जो लीडर है वो ऑर्डर्स देगा, अगर वो ऑर्डर्स नहीं मानते हैं सबॉर्डिनेट्स उनको पनिशमेंट भी देगा, ठीक है। तो ये कौन सा स्टाइल होता है, ये हमारा ऑटोक्रेटिक स्टाइल होता है। तो ये हमारा ऑप्शन आंसर नहीं है, दिस इज ऑटोक्रेटिक स्टाइल। Next is subordinates are allowed to participate in the decision making and decisions are taken on the basis of group decision। वैसे भी अगर आपको डेमोक्रेसी का मतलब पता है तो आप बता सकते हैं कि ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर, तो आपका यही आंसर है, डेमोक्रेटिक स्टाइल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहती है, सबॉर्डिनेट्स एंजॉय कंप्लीट फ्रीडम टू सेट गोल एंड स्ट्राइव टू अचीव देम। जब पूरी फ्रीडम दे दी, कुछ भी कोई रूल नहीं है, पूरी फ्रीडम है, दैट इज कॉल्ड फ्री रेन। फ्री रेन या फिर लेजस फेयर इसको भी कहते हैं, वो लीडरशिप स्टाइल भी कहते हैं। एंड लास्ट इज मॉनिटर्स द सबॉर्डिनेट्स परफॉर्मेंस वेरी क्लोजली। तो ये इसमें नहीं होता, वो ऑटोक्रेटिक में हो सकता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो आपका आंसर करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग राइटर्स आइडेंटिफाइड clarity, consistency, advocacy, timeliness, uniformity, flexibility and acceptability as elements of principles of effective communication। तो इनमें से कौन से राइटर ने इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ये प्रिंसिपल्स एलिमेंट्स दिए। अब देखेंगे कितने हैं, ये 7 प्रिंसिपल्स बेसिकली हैं। ऑप्शंस क्या है, 1 G.R. टेरी, 2 J.D. मिलेट, 3 हेनरी फेल एंड 4 इज हर्बर्ट साइमन। क्वेश्चन इज फ्रॉम again unit 1 introduction to public administration and topic is communication। now the answer is option number 2 JD मिलेट, ठीक है। तो JD मिलेट ने ये 7 जो थे एलिमेंट्स दिए थे। तो इसको इस तरीके से तो क्वेश्चन आपको इजी करके आया है कि किसने दिए हैं, आपको थोड़ा मुश्किल करके भी आ सकता है कि पूछा हो कि इनमें से कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो मिलेट ने दिए, ये इनमें से कौन से एलिमेंट्स उस लिस्ट में नहीं है। तो ये आप एक बार थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे G.R. टेरी ने भी कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे, 8 प्रिंसिपल्स दिए थे G.R. टेरी ने, ठीक है। उसका वो लिस्ट में यहाँ डालना भूल गई मैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप प्लीज चेक कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन्होंने क्या एलिमेंट्स से प्रिंसिपल्स दिए हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, वो मैं आपको उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। 8 प्रिंसिपल्स हैं वो, ठीक है, 8 उसकी लिस्ट है, आप देख लीजिएगा। Now coming to the last question, which of the following statements regarding promotion is correct? Now before we complete this question, please make sure you like this video, share this video, subscribe to our channel and also press the bell icon। Bell icon दबाना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको notification नहीं मिलेगी जब भी हमारी कोई new video आती है।
और साथ में आपको अपना फीडबैक भी शेयर करना है कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, और कुछ भी और फीडबैक है तो आप शेयर कर सकते हैं। और आपका मुझे फेसबुक पे भी अगर आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और कभी-कभी मैं वहाँ पर कुछ एमसीक्यूज़ मैं वहाँ पर शेयर करती हूँ, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि प्रमोशन के रिगार्डिंग कौन-सी स्टेटमेंट जो है सही है? क्वेश्चन कहाँ से है? यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड टॉपिक इज़ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अंदर प्रमोशन। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है? प्रमोशन लीड्स टू जॉब सैटिस्फैक्शन। ऑब्वियसली अगर प्रमोशन होगी तो जॉब सैटिस्फैक्शन होगी। नेक्स्ट इज प्रमोशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज गिवन जनरली ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल रिलेशंस विद सुपीरियर। कहते हैं कि प्रमोशन जनरली किसके बेसिस पे दी जाती है? जो सुपीरियर है उनके साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं, पर्सनल रिलेशंस कैसे हैं। हो सकता है मे बी, बट ये जनरली आ गया, हमेशा मतलब क्या नॉर्मली उसके बेसिस पे दी जाती है, मे बी पॉसिबल। थर्ड इज प्रमोशन इज बेस्ड ऑन इवैल्यूएशन बाय सबऑर्डिनेट्स ओनली, कि प्रमोशन जो है वो सबऑर्डिनेट्स जो आपके नीचे काम कर रहे हैं सिर्फ उनके इवैल्यूएशन पे बेस्ड होती है। गलत। पहली बात तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ गया, वैसे भी कॉमन सेंस है कि उन मेन तो सुपीरियर की जो रेटिंग है वो मैटर करती है। एंड लास्ट इज प्रमोशन इज बेस्ड ऑलवेज ऑन मेरिट। क्या हमेशा मेरिट के बेसिस पे होता है? नहीं, कई बार वो सीनियरिटी के बेसिस पे भी होती है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। तो मोस्ट सुटेबल जो आपका आंसर है दैट इज जो कंफर्म है, प्रमोशन लीड्स टू जॉब सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर लगी है तो प्लीज लाइक बटन दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नाउ आज का अगर हम एनालिसिस की बात करें तो सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में से आए थे। ठीक है, हो सकता है कि पेपर को उन्होंने यूनिट वाइज सेट किया हो, वो आगे आगे हमें पता लगेगा। तो सारे के सारे क्वेश्चंस जो थे वो फर्स्ट यूनिट में से हमने किए हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और कल फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।